चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम प्राचीन पौराणिक ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक युद्ध तकनीक के बीच के उस हैरान कर देने वाले संगम को खंगालने वाले हैं। ये कुछ ऐसा है जो वाकई दिमाग को घुमा कर रख देता है। हमारे पास कई ऐसे ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। बात शुरू होती है साल 1945 से। पहले परमाणु बम परीक्षण के बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रतिक्रिया जरा याद कीजिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट था, तो उन्होंने भगवत गीता का संदर्भ देते हुए जो कहा, उसने एक बहुत ही गहरी पहेली को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा था, हाँ आधुनिक समय में, लेकिन प्राचीन समय में नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में प्राचीन सभ्यताओं के पास आधुनिक तकनीक मौजूद थी? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। ध्वनि तरंगों के रूप में मंत्र, ब्रह्मास्त्र। अब जरा प्राचीन ग्रंथों और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच की इन चौंकाने वाली समानताओं पर गौर करते हैं। एक तरफ हमारे पास ऐसे हथियारों का वर्णन है जिन्हें अचूक मंत्रों से, यानी खास ध्वनि तरंगों या साउंड फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा से ट्रिगर किया जाता था। आज का विज्ञान भी ये पूरी तरह मानता है कि विशिष्ट साउंड फ्रीक्वेंसीज में इतनी ऊर्जा होती है जो भौतिक तंत्र को एक्टिवेट कर सकती है। और दूसरी तरफ आज के आधुनिक परमाणु हथियारों के वो जटिल इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च सिस्टम हैं। ये सब देखकर ये सोचना बिल्कुल लाजमी है कि क्या प्राचीन काल के वे मंत्र वास्तव में किसी महाविनाशक हथियार के उन्नत ऊर्जा आधारित एक्टिवेशन कोड थे। और बात सिर्फ एक्टिवेशन की नहीं है। ब्रह्मास्त्र के परिणामों का जो प्राचीन वर्णन हमें मिलता है, 10,000 सूर्यों के बराबर भयानक चमक, 12 साल का भयंकर सूखा, वनस्पतियों का पूरी तरह राख हो जाना और आने वाली पीढ़ियों का गंभीर जन्मजात दोषों के साथ पैदा होना, ये सब हिरोशिमा और नागासाकी की उस दिल दहला देने वाली परमाणु तबाही के वास्तविक सच से हूबहू मेल खाता है। ग्रंथों में बताए गए वो भयानक नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जिसे आज हम न्यूक्लियर फॉलआउट या जानलेवा रेडिएशन का प्रभाव कहते हैं। मस्तिष्क नियंत्रित मिसाइलें, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का कंसेप्ट अपने समय से कितना आगे था, यह सोचना भी अविश्वसनीय लगता है। अगर ध्यान से देखें तो यह अनिवार्य रूप से एक मस्तिष्क नियंत्रित हीट सीकिंग गाइडेड मिसाइल का ही शुरुआती रूप लगता है। 108 आरी जैसे किनारों वाला यह अस्त्र पूरी तरह विचारों से कंट्रोल होता था। कोई बटन नहीं, कोई स्विच नहीं। यह एक अत्याधुनिक ऑटोनॉमस ड्रोन की तरह अपने लक्ष्य का खुद पीछा करता, अचूक प्रहार करता और फिर वापस अपनी जगह पर लौटा था। दिमागी नियंत्रण और स्वचालित तकनीक का ऐसा सटीक संगम उस युग के लिए यकीनन एक बहुत ही विशाल वैज्ञानिक छलांग का इशारा करता है। इसके अलावा ग्रंथों में नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और भार्गवास्त्र जैसे और भी कई हथियारों का जिक्र है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल आज के मल्टी टारगेट वॉरहेड्स की तरह काम करते थे। मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद ये हवा में ही हजारों अलग अलग प्रोजेक्टाइल्स या तीरों में बढ़ जाते थे, जो पल भर में पूरी की पूरी दुश्मन सेना का नामो निशान मिटा सकते थे। इन पौराणिक प्रणालियों का हमारी आधुनिक सैन्य तकनीक के साथ ये सीधा कनेक्शन वाकई अचंभित कर देने वाला है। जमीनी हकीकत, ऐतिहासिक चक्र। अब थोड़ा मिथकों से निकलकर असल इतिहास के युद्ध के मैदानों की बात करते हैं। जहां सुदर्शन चक्र एक ऑटोनोमस दिमागी नियंत्रण वाले हथियार का पौराणिक आदर्श है, वहीं ऐतिहासिक चक्रम एक ठोस उच्च इंजीनियरिंग से तैयार की गई जमीनी हकीकत थी। इसकी एरोडायनामिक्स आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर सकती है। योद्धा आमतौर पर इन्हें जोड़े में रखते थे और इसे इस्तेमाल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सही बल और सटीक कोण पर फेंका गया ये गोल हथियार हवा को चीरते हुए आमने सामने की लड़ाई में अत्यंत घातक साबित होता था। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पौराणिक स्वायत्त प्रणालियों की प्रेरणा को वास्तविक हाथ में पकड़े जाने वाले हथियारों में ढाला गया। हाथ से चलाए जाने वाले ब्लेड की इंजीनियरिंग। उस दौर में भौतिक हथियारों की इंजीनियरिंग और रचनात्मकता सच में एक अलग ही स्तर पर थी। बाघ नख को ही ले लीजिए, एक ऐसा हथियार जिसे आसानी से मुट्ठी में छुपाया जा सकता था और जिससे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मात दी थी। या फिर उरुमी, 32 ब्लेड तक वाला एक बेहद खतरनाक लचीला चाबुक जैसा हथियार। इसे चलाने में थोड़ी सी भी चूक खुद योद्धा की जान ले सकती थी। और दंडपट्टा, जिसकी कमाल की डिजाइन इसे एक ही झटके में कई वार करने के काबिल बनाती थी। ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, ये प्योर मेटल इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने थे।
डिजाइन की यह अचूक सटीकता भारी हथियारों में भी साफ नजर आती है। गदा जैसे हथियारों को ही देखें, भारी भरकम कवच को तोड़ने के लिए बने इस हथियार को चलाने के लिए एक पूरी की पूरी समर्पित मार्शल आर्ट प्रणाली विकसित की गई थी। दूसरी तरफ घुमावदार ब्लेड वाली खुकरी है, जो आज भी गुरखाओं की बहादुरी का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। और मुगलों से लेकर राजपूतों तक इस्तेमाल होने वाला कटार, एक छोटा, तेजी से घोंपने वाला 3 धार वाला हथियार, जो बेहद करीब की लड़ाई में दुश्मन को कोई मौका नहीं देता था। ये सभी उपकरण पौराणिक कथाओं से लेकर ठोस ऐतिहासिक वास्तविकता तक के सफर को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाते हैं। एक तरफ हमारे पास परशु है, भगवान शिव की वो अत्यंत शक्तिशाली पौराणिक कुल्हाड़ी, और दूसरी तरफ हलादी है, जो राजपूत योद्धाओं के बीच एक स्टेटस सिंबल और बेहद घातक हथियार बन गया। ये सब हमें दिखाता है कि कैसे उन महान प्राचीन आदर्शों ने इतिहास के कुछ सबसे जटिल, खतरनाक और प्रभावी हथियारों के डिजाइन को प्रेरित किया। रेडियोधर्मी खंडहर, अंतिम विसंगति। चलिए अब वापस अपनी उस मुख्य पहेली पर लौटते हैं। अगर हम पुरातात्विक डेटा को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो कुछ चीजें वाकई चौंकाने वाली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, खासकर मोहनजोदड़ो में मिले कंकालों में अत्यधिक रेडिएशन दर्ज किया गया। ये आधुनिक विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आधुनिक गीगर काउंटर आज भी उन इलाकों में अजीबोगरीब हाई रेडिएशन पकड़ते हैं। और तो और राजस्थान के जोधपुर के पास भी एक ऐसा क्षेत्र मिला है जो भारी रेडियोधर्मी है। आखिर हजारों साल पहले इन जगहों पर ऐसा क्या हुआ था जिसने वहाँ इतना भयानक रेडिएशन छोड़ दिया? तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इन रहस्यमय रेडियोधर्मी खंडरों को देखते हैं, उन अद्भुत भौतिक हथियारों की शानदार इंजीनियरिंग को परखते हैं और ध्वनि तरंगों से चलने वाले अस्त्रों के विवरण पढ़ते हैं, तो ये सवाल उठना तय है, क्या ये सिर्फ किसी की बेहद उम्दा कल्पना मात्र थी, या फिर क्या ये एक ऐसे युग की धुंधली यादें हैं जो तकनीकी रूप से आज के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत था? प्राचीन पौराणिक कथाओं और हमारे भूले हुए इतिहास के बीच की ये बारीक लकीर आखिर कहाँ खींची जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।